हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि जेआरबी का पहला पेपर है उसी का मॉड्यूल सी यूनिट 22 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा बैंकिंग लॉज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपको मालूम है जो बैंक है आरबीआई एक्ट के तहत उसको स्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई एक्ट 34 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसमें बैंकों को कंट्रोल किया जाता है। जो भी बैंकों के लिए रेगुलेशन है वो रेगुलेशन एक्ट के तहत और 1949 के तहत जो है आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों का बहुत डिटेल में डिस्कशन की कौन कौन से एक्ट है, किस किस तरह के इसमें सेक्शन है, इसी का पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत सारे यहाँ पे आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे और चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। जो भी बैंक इंडिया में काम करते हैं इज गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जितने भी बैंक है, बैंकों के ऊपर कुछ भी चीजें लागू होगी तो उसमें कौन सा एक्ट होगा, वो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो जो बैंक है रेगुलेट किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट के तहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल। तो जो बैंक है इंडिया में, जो भी बैंक ऑपरेट करता है, आरबीआई तो उसका डायरेक्टली कंट्रोल करता है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी बैंकों का कंट्रोल करती है। फ्रॉम लाइसेंस ऑफ बैंक टू देयर वाइंडिंग अप। बैंकों को कोई अपनी ब्रांच ओपन करनी है किसी को, या कोई भी अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है, कोई बैंक ओपन करना चाहता है, तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब उसको क्लोज करना पड़ेगा तब तक, यानी शुरुआत से लेके एंड तक आरबीआई और गवर्नमेंट का बैंकों पे कंट्रोल रहता है। और अब हम बात करते हैं लॉज की कि कौन कौन से लॉज हैं। यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग लॉज है, जनरल फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड सम ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द टू एक्ट्स। तो मेनली जो दो एक्ट काम करते हैं, पहला पार्ट में आपका आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और सेकंड पार्ट में आ जाएगा हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन दोनों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं आरबीआई एक्ट 1934। बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे आरबीआई की शुरुआत बताइए कि आरबीआई की बात कहाँ से हुई, आरबीआई कब से स्टैब्लिश हुआ, ये थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप आपसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि आरबीआई की शुरुआत में जो है आरबीआई को स्टैब्लिश करना चाहिए, तो इसकी बात हुई थी 1926। और फिर ये जो डिसीजन था 1927 में, और ये बिल जो है कि सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश करना चाहिए था, इस तरीके का सजेशन दिया था। और ये सजेशन एक्चुअली विड्रॉल कर लिया गया था, मतलब इसको नहीं माना गया। फिर बाद में दोबारा से एक और सजेशन दिया गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करना चाहिए, और दोबारा से एक नया बिल लेके आए असेंबली में। पहले जब लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल आए थे 1927, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर 1933 के आसपास जो है इस बिल को दोबारा से लाया गया। आफ्टर 1 ईयर 33 में बिल को लेके आए थे, उसी के नेक्स्ट ईयर एक साल बाद इस बिल को पास कर दिया था विद द गवर्नर ऑफ जनरल कंसेंट। तो उस टाइम पे जो असेंबली थी तो वहां पे जनरल कंसेंट से इस बिल को पास कर दिया गया और फिर आरबीआई को सेटअप करने की बात हुई। जब आरबीआई को सेटअप किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, तो वो एज ए प्राइवेट बैंक स्टैब्लिश किया गया था विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़। तो उस टाइम पे जो उसका पेड अप कैपिटल था वो कितना था, 5 करोड़। जब ये स्टैब्लिश हुआ था तब इंडिया अनडिवाइडेड नहीं था और ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ बुर्मा, अभी इसको हम म्यांमार बोलते हैं, तो वो दोनों का सेंट्रल बैंक के तौर पे आरबीआई को फंक्शन करना शुरू किया। जब इसने फंक्शन शुरू किया, फिर 1942 में क्या हुआ कि जो आरबीआई है वो सेंट्रल बैंक ऑफ बुर्मा को जो है, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल है वो बुर्मा से चला गया था, ठीक है, म्यांमार से जो ब्रिटिश का रूल हट गया था, तो आरबीआई तो इंडिया का ही था, तो इसीलिए जो है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था 1942 इंडिया में। तो वो जो है आरबीआई ने कंट्रोल करना जो है म्यांमार को कंट्रोल करना बंद कर दिया था। वहाँ का जो बैंक है वो म्यांमार का सेंट्रल बैंक की तरह नहीं काम कर रहा था। और फिर जब पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस हुई, तो एक साल तक आरबीआई ऑपरेटेड एज अ सेंट्रल बैंक फॉर न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान ऑल्सो, इट वाज ओनली नेक्स्ट ईयर। तो जब सेपरेशन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके एक साल तक जो है आरबीआई पाकिस्तान का भी बैंक की तरह काम कर रहा था, उसको भी सुपरवाइज कर रहा था। वो नेक्स्ट ईयर 1949 सॉरी 1947 में पार्टीशन हुआ, फिर 1948 अगले साल जो है आरबीआई सीज टू सुपरवाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान के बैंक को सुपरवाइज कर रहा था तो एक साल तक किया था, और नेक्स्ट ईयर से पाकिस्तान का एक बैंक स्टैब्लिश किया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो उसने जो है वहाँ का सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया। तो फिर अब जो आरबीआई सिर्फ इंडिया का ही बचा था। फाइनली 1949 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 अंडर द रिजर्व बैंक एक्ट 1948, ठीक है। एक्ट 1948 था और स्टैब्लिश कब से किया था, 49 से। तो तब से जो है गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स लिए और इस आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया, और इसके जो भी शेयर्स थे ट्रांसफर किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि पहले तो इसको एज ए प्राइवेट बैंक इसको स्टैब्लिश किया था ना। फिर इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में ये नेशनलाइजेशन हुआ था। तो ये पूरा आपको हिस्ट्री बता रखा है कि आरबीआई का क्या क्या यहाँ पे शुरुआत हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो आरबीआई एक्ट 1934 था, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था कि जो भी बैंक है
इट इज़ एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ रिजर्व बैंक। तो इस एक्ट में बात किया गया था कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व। तो जो बैंक नोट इशू किए जाते हैं या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिजर्व रखे जाते हैं, तो और जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है कंट्री में वो सब बने रहे, तो उसी पर्पज़ के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था। और क्रेडिट सिस्टम कंट्री का अच्छे से काम करे, तो इसीलिए जो है आरबीआई को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। आरबीआई का जो एक्ट है वो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 5 चैप्टर्स, चैप्टर्स 1 2 3 4 5। और ये जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स में अलग अलग सेक्शंस है। जैसे चैप्टर 1 में आपका प्रिलिमिनरी हो गया, चैप्टर 2 में आपका इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल और मैनेजमेंट एंड बिजनेस, ऐसे चैप्टर 3 4 5। ये सारे नाम मैं रीड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि इन्हीं नाम के ऊपर हमारा एक एक डिटेल में डिस्कशन, एक एक बड़ा बड़ा पैराग्राफ हमें रीड करना है, ठीक है। तो शुरुआत से करते हैं, चैप्टर 1 यहाँ से देखते हैं। ये सारे जो 5 चैप्टर्स है, इसके अलावा इसके 2 शेड्यूल भी है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 2 वो भी आपका दिया हुआ है लास्ट में, वो सब भी अभी हम देखेंगे। तो पहले 5 चैप्टर्स का डिस्कशन करते हैं। चैप्टर 1 यानी प्रिलिमिनरी। तो इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2। तो पहले सेक्शन में बात करते हैं, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड विल बी वैलिड फॉर होल ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 1 में जो है इस एक्ट को डिफाइन किया गया, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और ये पूरे इंडिया में वैलिड है। सेक्शन 2 में बात किया गया शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन सा होता है, जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ एक्ट में इंक्लूड किया गया। तो कौन कौन से बैंकों को शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में ऐड किया गया, जितने भी आजकल आज के जमाने के जितने भी कमर्शियल बैंक है, वो सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, क्योंकि उनको सेकंड शेड्यूल ऑफ एक्ट में डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 1 और 2 आपका ये हो गया। चैप्टर 1 यहीं पे कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में आपका इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, मैनेजमेंट और बिजनेस की बात आती है। तो चैप्टर 2 का कई सेक्शंस है। इसकी जो शुरुआत होती है वो सेक्शन 3 से होती है। पहले सेक्शन जो सेक्शन 3 है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई की बात की गई है। इसे बोला जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो पर्पस होगा वो यही होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंसीज का मैनेजमेंट करने का काम करेगा। और जो बेसिक इसकी एक्टिविटी वो वही है। और कॉमनली जो है जो इसको एक्ट में जो जो बिजनेस बताया उस हिसाब से ये एक्टिविटी करेगा, ठीक है। सेक्शन 3 में इसके बारे में बात की। सेक्शन 4 में कैपिटल ऑफ आरबीआई की बात की। तो जब इसको स्टैब्लिश किया था 5 करोड़ से किया था, और इसका जो पेड अप कैपिटल, अगर हम अभी की बात करें 31 मार्च 2022 की अगर हम बात करें, तो ये अभी 6741 इसका पेड अप कैपिटल है। लेकिन जब इसको स्टैब्लिश किया था पहली बार 1934, तो उस टाइम पे 1935 में पहली बार इसको स्टैब्लिश किया था ना, तब इसका 5 करोड़ का पेड अप कैपिटल था। नेक्स्ट सेक्शन 7 और 8 की बात करते हैं। इसमें मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड की बात की जाएगी। मतलब ये जो आरबीआई है, कौन कौन इसको मैनेज करता है, कौन कौन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो इसमें भी आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, और उसको सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को मानेगा। और आफ्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई का गवर्नर मिलके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इस तरह से काम करेगा। जो सेंट्रल बोर्ड होगा इसका आरबीआई का, जिसको हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला, तो उसमें एक गवर्नर होगा और नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स टू बी अपॉइंटेड। तो जो सेंट्रल बोर्ड होगा आरबीआई का, उसमें एक होगा गवर्नर, और बाकी के 4 कौन होंगे इसके, डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट, तो अभी के अगर हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें एज ऑन अप्रैल 2023, तो अभी कौन है, शक्तिकांत दास। तो ये चेंज होते रहते हैं। और ये गवर्नर को कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इसके अलावा 4 डायरेक्टर होंगे, जिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाएगी। और 1 ईच फ्रॉम द लोकल बोर्ड। तो अलग अलग लोकल बोर्ड से जो है 4 डायरेक्टर होंगे। 10 डायरेक्टर्स होंगे टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस फील्ड। तो 10 डायरेक्टर्स होंगे, वो अलग अलग फील्ड में, कोई फाइनेंस में, कोई मार्केटिंग में, अलग अलग फील्ड में वो स्पेशलिस्ट होंगे। और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। तो ये सारे जो है मेन मेन आरबीआई के जो है कंट्रोल करते हैं। आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें तो एक गवर्नर और बाकी के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके अलावा 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं, सॉरी अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड से होंगे। और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे। जो गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, जैसे हमने बोला एक गवर्नर है अभी आरबीआई का, जो कि शक्तिकांत दास जी है। और डिप्टी गवर्नर, तो ये होल टाइम जो है ऑफिशियल्स ऑफ बैंक, यानी फुल टाइम ये काम करते हैं। इसका जो टेन्योर होता है गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का, तो वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो 5 साल से ज़्यादा नहीं होते। एंड आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो एक बार में जो टेन्योर है वो 5 साल का होगा, उसके बाद रीअपॉइंट के लिए जो है ये एलिजिबल होते हैं। सेक्शन 9 में बात की गई है डिटेल्स ऑफ लोकल बोर्ड्स और मेंबर्स ऑफ लोकल बोर्ड्स। तो इसमें जो है सेक्शन 9 लोकल बोर्ड्स में कौन कौन होगा, ठीक है। लोकल बोर्ड क्या होगा, इसमें अलग अलग 4 अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस टेरिटरी होगी, और उसके हिसाब से डिफाइन होगा कि कौन कौन से लोकल बोर्ड के लिए कौन कौन जो है
मेंबर है, वो सब जो है सेक्शन 9 में उसके बारे में बात की गई है। ये जो लोकल बोर्ड होगा उनका जो टेन्योर होगा, जो उसके मेंबर्स होंगे लोकल बोर्ड के मेंबर्स, ये भी जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। मतलब एक तरह से आरबीआई में पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई को क्लोज कर सकती है। जो बैंक नोट है, किसी भी नोट, अलग अलग टाइप के जो नोट होते हैं, तो उनको जो है कभी भी गवर्नमेंट बोल सकती है कि ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है। और जैसे 2017 में नोटबंदी की गई थी, तो वहाँ पे हमारे जो पीएम थे उन्होंने ये नोटबंदी की शुरुआत की। तो यानी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पूरा पावर रहता है कि वो ऐसा कर सकते, तो वो सारा इन सेक्शंस पे ये सब चीज़ें डिफाइन की गई है। और जो टेन्योर है यहाँ पे आपका लोकल बोर्ड का विल बी 4 years एंड विल बी रीअपॉइंटेड फॉर ए मैक्सिमम 2 terms टोटलिंग 10 years। तो जो लोकल बोर्ड है एक बार में 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और मैक्सिमम जो है 2 बार इनको अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि टोटल 8 years तक अपॉइंट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रिमूवल ऑफ ऑफिस। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम ऑफिस, तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को या किसी भी और डायरेक्टर को लोकल बोर्ड के कभी भी रिमूव कर सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। पावर सेक्शन 11 में दी गई है। सेक्शन 13 में बात की गई मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो जो सेंट्रल बोर्ड है जिसमें आपके गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, उनका मीटिंग कितना होगा? तो जो गवर्नर इन सबका जो मीटिंग है साल में कम से कम 6 बार जरूरी है, 6 times a year, एंड एटलीस्ट वंस इन ईच क्वार्टर, और एक क्वार्टर में कम से कम एक बार, और पूरे साल में 6 बार ये मीटिंग होना जरूरी है। इसमें यही वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। बिजनेस परमिटेड टू बी कंडक्ट बाय आरबीआई। तो आरबीआई कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, तो वो सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी अगर वो डिपॉजिट ले रहा है तो उसमें कोई इंटरेस्ट वो नहीं पे करता। दूसरा परचेज सेल फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज को या रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये सारी जो परमिशन है इनको दी जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ मनी एज डिपॉजिट रिपेबल विद इंटरेस्ट, तो जो बैंक है, बैंकों का जो पैसा है, अगर बैंक, जैसे आपको मालूम होगा कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंकों से आरबीआई मार्केट में जो लिक्विडिटी ज्यादा आ जाती है तो आरबीआई रेपो रेपो रेट बढ़ा देता है, और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जो बैंक है जनता को देने से ज्यादा बेटर आरबीआई में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आरबीआई उनको इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये है, ये वाली फैसिलिटीज इनको यहाँ पे दी गई है। वैलिडिटी ऑफ ए लोन नॉट टू बी क्वेश्चन, तो जो आरबीआई अगर इसमें बोला है कि मान लीजिए आरबीआई ने कोई लोन किसी को दिया, ठीक है, यानी एडवांस ग्रांटेड बाय आरबीआई, अगर आरबीआई ने कोई लोन दिया है तो उसको लेके कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आरबीआई ऐसा कर सकता है, लेकिन वो जो कंपनी है जिसको भी लोन दिया गया, कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, अगर किसी को भी लोन दिया गया तो उसके जो है जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को लोन दिया या किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को आरबीआई ने लोन दिया, तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी टाइप के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आरबीआई को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो लोन दे सकता है। ये सेक्शन 18 ए में इसके बारे में बात की गई है। अब नेक्स्ट आपका सेक्शन आता है सेक्शन 19, बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांसैक्ट। तो कौन सा बिजनेस आरबीआई नहीं कर सकता, तो वो सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया। तो कौन कौन से वो बिजनेस उसके बारे में बात करते हैं। इंगेज इन ट्रेड और अदरवाइज हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट, तो कमर्शियल बैंक या किसी और, सॉरी, कमर्शियल में या इंडस्ट्रीज में इस तरह की एक्टिविटी में आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी ट्रेडिंग या कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। किसी भी बैंकिंग कंपनी के जो है शेयर्स नहीं परचेज कर सकते। मॉर्टगेज देके कोई लोन देना इस तरीके का वो नहीं कर सकते, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी मान के लोन देना, ये सब आरबीआई नहीं कर सकते। मेक लोन्स और एडवांसेस, किसी टाइप का लोन या एडवांसेस आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दे सकते। ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड, तो जो बिल पेबल की सुविधाएं या फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या करंट अकाउंट, इस तरह की जो सुविधाएं आरबीआई नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें आरबीआई नहीं कर सकते। ये आपका मेन यहाँ पे हो गया। तो चैप्टर 2 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में किसके बारे में बात किया है? सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, मतलब आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस है। इसमें कई सारे सेक्शंस हैं। सेक्शंस आपका आता है इसमें सेंट्रल बैंक कौन है हमारा? आरबीआई। तो उसके क्या क्या फंक्शंस उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका सेक्शन 20 बैंकर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक का काम करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मनी है उसको एक्सेप्ट करना, और अगर गवर्नमेंट को कोई लोन चाहिए तो उस तरीके की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो वो सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया। 21 ए में आता है बैंकर्स टू स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोन की सुविधा देता है ऐसे ये स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा करता है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट होता है आरबीआई का स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उसके हिसाब से कोई मनी रिमिटेंस एक्सचेंज या इस तरह की जो सुविधा स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए तो आरबीआई वो भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है राइट टू इशू करेंसी नोट्स। तो आप जानते हैं कि जो नोट्स है इशू करने का राइट सिर्फ आरबीआई के पास है। तो ये सोल राइट, मतलब सिर्फ जो राइट है इशू करने का नोट इंडिया में, वो राइट सोल मतलब अकेले सिर्फ आरबीआई को मिला है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है नोट इशू नहीं कर सकती। और द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सीज टू इशू एनी करेंसी नोट, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पूरी पावर रहती है कि जो भी आरबीआई ने नोट इशू किए तो वो उसको रोक भी सकती है।
सेक्शन 24 में बात की गई है डेनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट, मतलब कितनी कौन कौन से डेनोमिनेशन का, 1000 का, 500 का, कौन कौन से जो नोट्स हैं वो आरबीआई इशू कर सकती है। तो वो शुरुआत होती है 2 से, ठीक है, 2 रुपीज से। 1 रुपीज का क्या हुआ, 1 रुपीज फाइनेंस मिनिस्टर वो इशू कर सकता है। बाकी के जो नोट्स हैं 2 रुपीज और उससे आगे के नोट्स वो आरबीआई इशू करती है। तो 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 25, 100, 500, 1000 अभी ये प्रचलन में नहीं है, 5000 ये भी नहीं है, 2000 जो कि अभी है उसको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, 10,000, मतलब इस तरीके के नोट्स इशू कर सकती है। अगर हम प्रचलन में बात करें जो कि अभी चलता है तो 100 तक है, 500 तक है, फिर उसके बाद सीधे 2000 का नोट है, ठीक है, जो कि अभी प्रचलन में। पर 10,000 का नोट ये भी चाहे तो वो इशू कर सकती है, और नॉट एक्सीडिंग 10,000। तो जो मैक्सिमम डेनोमिनेशन का नोट आरबीआई इशू कर सकती है वो 10,000 का। वो बात अलग है इशू नहीं करती है, और कभी एक बार किसी स्पेशल ओकेजन पे एक नोट ऐसा इशू कर लेती है, बट जनता के लिए जो कि पब्लिक इस्तेमाल कर सके वो सब नहीं करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जिसमें एक गवर्नर है, बाकी 4 डिप्टी, तो उसके कंसल्टेशन से, उसके रिकमेंडेशन से डायरेक्ट द नॉन इश्यूएंस और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इशू ऑफ करेंसी नोट। तो किसी भी करेंसी नोट्स, किसी भी डेनोमिनेशन की करेंसी नोट्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के कंसल्टेशन से, उनके रिकमेंडेशन से जो है उसको स्टॉप कर सकती है। जैसा कि आपका 500 के नोट जो है इस्तेमाल में आने बंद हो गए थे, पुराने वाले जो 500 और 1000 के नोट थे, वो इसीलिए हुआ था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने आरबीआई के साथ रिकमेंडेशन लिया था, और फिर जो है इस नोट को प्रचलन से हटाने की बात की गई थी। तो ये आपका सेक्शन 24 में ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 26। सेक्शन 26 का मतलब है लीगल टेंडर चार्टर ऑफ करेंसी नोट। तो जितने भी बैंक नोट इशू किए जाते हैं वो लीगल टेंडर माने जाएंगे एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट फॉर अमाउंट एक्सप्रेस। तो जो अमाउंट उसमें मेंशन है उसके लिए वो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब लीगली वो जो वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा, और इसका जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी नोट इशू किए जाते हैं वो लीगल टेंडर होता है, मतलब वो लीगल करेंसी है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेक्शन 26 में बोला है। 27 सेक्शन 27 में बात की गई री इशू ऑफ नोट्स नॉट टू बी डन। द आरबीआई शैल नॉट री इशू नोट्स विच आर नोट। तो पुराने या कोई डिफेक्टिव नोट्स है या खराब नोट है तो उसको दोबारा से री इशू नहीं कर सकता। सेक्शन 28 में बात की गई रिकवरी ऑफ स्टोलन, लॉस्ट या इम्परफेक्ट नोट। कोई भी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई से जो है कोई भी उसका कोई भी लॉस्ट या स्टोलन जो नोट है उसके बारे में, उसको इशू करने के बारे में या उसकी रिकवरी के बारे में नहीं बोल सकता। ये सेक्शन 28 के बारे में बात, इसके बारे में बात किया गया। सेक्शन 29 में बात किया गया करेंसी नोट एग्जाम फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। तो जो नोट्स इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा तो उस पर किसी टाइप का स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता एज पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट 1899। तो ये सेक्शन 29 में इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट सेक्शन 30 में आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द सेंट्रल। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पूरी पावर है कि वो जो सेंट्रल बोर्ड है उसको वो हटा सकती है। कौन, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, वो प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, गैजेट नोटिफिकेशन, उसमें डिक्लेयर करेगी कि सेंट्रल बोर्ड जो है सुपरसीड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और वो उसी के ऊपर है कि वो किसी और को अपॉइंट करती है या फिर कैसा कंटिन्यू करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पावर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आरबीआई का, उनको हटाना, किसी और को अपॉइंट करना, तो वो पूरा पावर है, वो पावर उनको सेक्शन 30 में दिया गया। सेक्शन 33 की बात करते हैं असेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट। तो जो इशू डिपार्टमेंट है, नोट इशू डिपार्टमेंट आरबीआई का, तो उसके असेट्स क्या है, उसके पास गोल्ड कॉइन होते हैं, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज होती है, रुपी कॉइन्स, रुपी सिक्योरिटीज, तो ये सारे उसके असेट्स माने जाते हैं, ये सब उसके असेट्स होंगे। लाइबिलिटीज की अगर बात करें इशू डिपार्टमेंट की, लाइबिलिटीज क्या होती है, तो सेक्शन 34 में इसके बारे में बात की गई है। तो लाइबिलिटीज में आपका आ जाएगा जितने भी नोट्स, करेंसी नोट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंक नोट जो कि सर्कुलेशन में, तो वो नोट डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी माना जाता है। ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, तो जो आरबीआई है वो बाई और सेल कर सकता है ऑथराइज पर्सन से कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, जो भी रेट होता है उस रेट पे बाई कर सकता है, ठीक है। और जो भी कंडीशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उस कंडीशंस को चेंज भी करती है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, तो उसके थ्रू जो है फॉरेन एक्सचेंज में आसानी से ये डील कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 42। तो इसमें शेड्यूल बैंक टू कीप कैश, तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है आपको मालूम है कि कैश रिजर्व रेशो उनको आरबीआई के साथ रखना होता है, जिसको हम सीआरआर बोलते हैं। तो हर बैंकों को जितना भी सीआरआर कैश रिजर्व रेशो बैंकों का जो अकाउंट होता है आरबीआई का उसके साथ रखना पड़ता है। तो ये सेक्शन 42 में इसके बारे में बात की गई है। तो इतने सारे सेक्शंस है, तो अभी आप सोच रहे हो क्या हमें सेक्शंस याद करके जाने की, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस है, और ये जो चैप्टर है इसमें कुछ 18-19 पेज में, 18-19 पेज में चैप्टर, तो कई सारे सेक्शंस है। तो आपको सेक्शन याद करके जाने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2-3 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन में ज़्यादातर ये आपसे पूछ सकते हैं कि अगर सेक्शन पे क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आपको इतने सारे सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन और किस तरह से बन सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि
कोई भी इसका हेडिंग देके पूछ लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे इसका जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें कौन कौन होता है, उसका टेन्योर कितना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है, मतलब क्वेश्चन ही इस तरह का बना देंगे कि सेक्शन 42 में इसके बारे में बात की गई है, क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रीइशू बैंक, जैसे सेक्शन 26 जिसमें लीगल टेंडर कैरेक्टर्स ऑफ करेंसी नोट की बात की गई, तो क्या होता है, तो जो जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि इसमें वो जो नोट इशू किया जा रहा है उसको लीगल टेंडर माना जाएगा, लीगली सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन बन सकता है। बट सेक्शन पर अगर बनेगा तो मैक्सिमम एक नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो एक नंबर के लिए आपको इतना सारा सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है। बट ये मालूम होना चाहिए कि किस किस सेक्शन में जो टर्म्स लिखी है, जो हेडिंग लिखी है, इसका मतलब क्या है, तो वही हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में नेक्स्ट आपका आता है कलेक्शंस एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। तो इसको सेक्शन 45 से 45A से 45G तक इसके बारे में बात की गई। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, जैसे कि अमाउंट एंड नेचर ऑफ लोन दैट आर गिवन बाय बैंकिंग। तो मान लीजिए बैंक ने किसी भी बॉरोर को कोई लोन दिया, तो जो आरबीआई है वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि किस तरीके का लोन दिया है, कितना अमाउंट का लोन दिया है, अगर सिक्योरिटीज बोरोवर ने दी है तो कौन सी सिक्योरिटीज बोरोवर ने आपको ऑफर की है, और अगर गारंटी दी है तो कौन सी गारंटी है, और क्रेडिट वर्दनेस या हिस्ट्री कैसी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोरोवर के साथ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई बैंकों से ले सकते हैं। और पावर ऑफ आरबीआई टू कलेक्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, इट कैन कलेक्ट इन सच ए मैनर। तो आरबीआई किस तरह से ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन बोरोवर के लेगा, तो जिस तरह से उसको ठीक लगता है ये ले सकता है। इट में डायरेक्ट एनी बैंक टू सबमिट, तो वो बैंक को जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को लेकर जो है रिपोर्ट सबमिट करने को बोल सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं आर बाउंड टू कंप्लाई विद द रेगुलेशन। तो आरबीआई जो एक्ट है उसके तहत जितने भी लॉज है, रेगुलेशन है, तो सभी बैंकिंग कंपनीज को उन सबको मानना पड़ेगा। और प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन टू बैंकिंग कंपनीज, तो क्या प्रोसीजर है जब बैंकिंग कंपनी से किसी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, तो किस तरह से वो करेगा। तो वो जो है एक एप्लीकेशन कोई फॉर्मेट हो सकता है जिसमें मेंशन होगा कि कौन सा एप्लीकेंट है, उसकी किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसके साथ ये आरबीआई के ऊपर है कि वो कोई टू लेवी फी फॉर फर्निश्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड दैट अमाउंट डज नॉट एक्सीड 25। तो उसमें बोला है कि अगर आरबीआई कोई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी बैंकिंग कंपनी को, किसी कस्टमर की, तो उसके बारे में भी यहाँ बात की गई है कि कोई अगर बैंकिंग कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है आरबीआई को किसी एप्लीकेंट की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं, एक प्रॉपर एप्लीकेशन रहेगा, तो बैंकों को आरबीआई को एप्लीकेशन देना होगा। और जो इन्फॉर्मेशन फर्निश की बात की गई, विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ बैंकिंग कंपनीज हु हैज सबमिटेड सच एप्लीकेशन टू आरबीआई। तो आरबीआई के लिए जरूरी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन किस कस्टमर ने, सॉरी किस बैंक ने किया, तो वो नेम डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। और ये आरबीआई के अपने ऊपर है कि वो कोई फी अगर चार्ज करना चाह रहा है, क्योंकि वो बैंकों को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्रेडिट, तो उसके लिए अगर चाहे तो कोई फी चार्ज करना चाहे तो आरबीआई पूरा कर सकता है। और उसके लिए चाहे जैसे नॉट एक्सिट 25 रुपीज़, तो एक एप्लीकेशन के लिए 25 रुपये तक का जो है आरबीआई जो है चार्ज कर सकता है बैंक से। ये आपको यहाँ पे मेन बताया था। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 3 बी, तो उसमें बात किया गया प्रोविजन रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताएं जो कि कंपनी एक्ट के तहत स्टैब्लिश होते हैं और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी फॉलो करते हैं, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि कंपनी होगा। और जनरली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये जनता से डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के तौर पे होता है, और ये जनता से डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं ले सकते। और लेकिन ये लेंडिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो है कर सकते हैं। और किसी किसी केस में स्पेशल इनको अप्रूवल होता है तो ये लोग डिपॉजिट कुछ अमाउंट तक ले सकते हैं, कुछ एक लिमिट तक जो है ये डिपॉजिट ले सकते हैं। तो उसके बारे में जो है सेक्शन चैप्टर 3 बी में इसके बारे में बात की गई है। और चैप्टर जो 3 है उसके सी में बात की गई है प्रोहिबिशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज। तो जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज होंगी वो जो है डिपॉजिट नहीं ले सकती। ठीक है, तो सेक्शन 45 में भी इसके बारे में बात की, नो पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और ए फर्म और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन शैल एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट ऑफिस और नेम। तो जो भी एक्टिविटीज जो है मेंशन की गई है क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 45 आई में, तो वो सारी जो फॉर्म्स है कोई डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं ले सकती। फिर आपका इसका सेक्शन डी आएगा, चैप्टर 3 का सेक्शन डी। तो इसमें बात की गई रेगुलेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन डेरिवेटिव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 45 में बात किया गया है लार्ज नंबर ऑफ मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इस सेक्शन में जो है 45 में मार्केट इंस्ट्रूमेंट को कवर किया गया। इसमें डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज उसके बारे में बात की गई। तो डेरिवेटिव क्या है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो एग्जैक्ट पेमेंट है वो किस रेट पे, किसी एक फ्यूचर डेट पे होता है। ऐसे सिक्योरिटीज क्या है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी आपका ये हो जाएगा। तो इनको जो डिफाइन किया गया वो सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया। ऐसे चैप्टर 3 का ई भी है,
चैप्टर नंबर 3 का ई सेक्शन, इसमें जॉइंट मैकेनिज्म की बात की गई। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को आरबीआई भी रेगुलेट करता है और साथ में जैसे सेबी हो गया, आईआरडीए इंश्योरेंस ये हो गया। तो उस केस में किस तरह से काम करेगा, तो वो ई यानी चैप्टर 3 के ई में डिफाइन किया गया। उसका सेक्शन 45 वाई है। इसमें बोला है कि मान लीजिए कोई हाइब्रिड या कॉम्पोजिट इंस्ट्रूमेंट है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे दो मार्केट की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए सेबी या आरबीआई या सेबी या आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी या पेंशन फंड रेगुलेटरी। तो जहाँ पे एक से ज्यादा रेगुलेटर काम कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे सेबी कुछ और सोच सकता है, आरबीआई कुछ सोच सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि हाइब्रिड है, मतलब दो मार्केट उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो सकता है जिसको दो मार्केट कंट्रोल कर रहा है, जैसे आरबीआई भी कंट्रोल कर रहा है, सेबी भी कंट्रोल कर रहा है। तो उस तरह के केस में अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बचने का तरीका क्या है कि वो जो मैटर है वो रेफर कर दिया जाएगा जॉइंट कमेटी। जॉइंट कमेटी में गवर्नर, गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफ, पेंशन फंड, तो उन सभी के मेंबर्स होंगे, सभी के जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके हिसाब से फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जॉइंट मैकेनिज्म के बारे में बात की गई है यहाँ पे चैप्टर 3 के ई सेक्शन में। ऐसे ही उसी के चैप्टर 3 के एफ सेक्शन में बात की गई है मॉनेटरी पॉलिसी। तो वहाँ पे जो है आपके सब सेक्शन है 45 जेड से लेके 45 जेड ओ, और इसमें अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात की गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों स्टैब्लिश किया जाता है, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, टर्म्स कंडीशंस क्या होती है इसके मेंबर्स बनने के लिए, और कितने टाइम के लिए मेंबर्स होता है, और की जो मीटिंग होती है वो साल में कितने बार होती है, और जो डिसीजन है किस तरह से पब्लिश होता है। तो उस सब के बारे में जो है इसके सेक्शन में बात की गई है 45 जेड से लेके 45 जेड ओ। ठीक है, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी का हो गया। चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका चैप्टर 4 की शुरुआत होती है जो कि है आपका जनरल प्रोविजंस। तो जनरल प्रोविजन में किसके बारे में बात की गई है, इसमें बात किया गया है जैसे कि एक्सेप्शन ऑफ आरबीआई फ्रॉम इनकम टैक्स। तो जो आरबीआई का जो भी मनी है उस पर कोई भी सुपर टैक्स या इनकम टैक्स किसी भी टाइप का टैक्स नहीं पे किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए लाइबल नहीं होता। आरबीआई इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स और सुपर टैक्स ऑफ एनी ऑफ हिज इनकम प्रॉफिट गेन। तो इसको किसी भी टाइप का टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो सेक्शन 48 में इसके बारे में बात की गई है। 49 में बात की गई है पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट। जो आरबीआई आपको मालूम है टाइम टू टाइम बैंक रेट डिक्लेयर करता है, जिस रेट पे जो कमर्शियल बैंक या बिल ऑफ एक्सचेंज को परचेज किया जाता है। ठीक है, एलिजिबल फॉर परचेज। तो वो जो पब्लिकेशंस ऑफ बैंक नोट है, बैंक रेट है, उसकी बात सेक्शन 49 में की गई। ऐसे सेक्शन 59 में लिक्विडेशन ऑफ आरबीआई की बात की गई है कि जो आरबीआई है शैल नॉट बी प्लेस इन लिक्विडेशन अनलेस एक्सेप्ट बाय द। तो अगर आरबीआई का लिक्विडेशन होगा मतलब उसको क्लोज किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो वो इसके बारे में बात किया गया। चैप्टर 4 में बस यही सारे चीज़ों की बात की गई। चैप्टर 5 में पेनल्टीज के बारे में बात की गई है। तो पेनल्टीज का मतलब क्या है कि अगर कौन कौन से टाइप की पेनल्टीज किसी पर्सन में, किसी एंटिटी में लग सकती है अगर वो इन एक्ट्स के प्रोविजन को नहीं मानता। अलग अलग हमने एक्ट के बारे में बात किया है। तो कोई भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अगर इस एक्ट को नहीं मानती तो क्या क्या उसमें पेनल्टी लगेगा। मान लीजिए कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है, जैसे बैंकों को अपनी जो इन्फॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करनी होती है, किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया या अपनी बुक या रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, या कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर टू एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज नहीं करनी थी वो डिस्क्लोज की, तो उस केस में जो है बैंकों के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन पर्सन उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जो कि फाइन्स भी हो सकता है या 3 साल तक की सजा भी इसमें हो सकती है। 3 ईयर्स तक का प्रिजन इसमें हो सकता है। तो ये पेनल्टी की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल 2 आरबीआई एक्ट 34। तो इसमें दो शेड्यूल है। लास्ट में हमने देखा था ना कि इसके दो शेड्यूल है, तो एक है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 1 में बात किया गया है कि अलग अलग जो टेरिटरीज है ऑर्गेनाइजेशन की, तो शेड्यूल 1 में उस टेरिटरी के बारे में बात की गई है। और जो शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 2 में बात किया गया कि कौन कौन से बैंक है, अलग अलग बैंक जिनको शेड्यूल 2 में इंक्लूड किया गया। ठीक है, जो आरबीआई का शेड्यूल 2 में जो इंक्लूड किया गया तो वो शेड्यूल 2 आ जाएगा। शेड्यूल 1 में कौन कौन से टेरिटरी, तो शेड्यूल 1 के बारे में 4 टेरिटरी है शेड्यूल 1 का। एक है वेस्टर्न एरिया जिसमें गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सब आ जाएगा। दूसरा ईस्टर्न एरिया जहाँ पे ईस्ट स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, बिहार, मणिपुर ये सब आ जाएंगे। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थर्न में आपका आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। साउथ स्टेट में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला ये सब आ जाएगा। तो जो सेक्शन 1 और 2 जिसका लास्ट में हमने बात किया था ना, शेड्यूल 2 आरबीआई के दो सेक्शन है। तो शेड्यूल 1 में ये 4 एरियाज की बात की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और शेड्यूल 2 में उन बैंकों की बात की है जिनको शेड्यूल 2 में ऐड किया गया। ठीक है, ये सारा हो गया। पार्ट 2 से तो हम इसको देखेंगे अपने अगले वाले पार्ट में। पार्ट 2 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको हम पार्ट 2 से डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में इसका रिवीजन नहीं किया हमने, इसके ऊपर रिवाइज कर लेते कौन कौन से एक्ट के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। चलिए शुरुआत कर लेते हैं रिवीजन से। ये सारे एक्ट आपको या सेक्शन आपको याद करके जाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें सेक्शन 1 में क्या था, 2 में क्या था, ये सब आपको याद करने का जरूरत नहीं। मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादातर इस सेक्शन में ये बोला गया इसका क्या मतलब है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई की बात की। आरबीआई को 35 में 1935 में स्टैब्लिश किया था।
और 1948 में इसका एक्ट बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और उस टाइम पे जो है इसको नेशनलाइजेशन किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया था। आरबीआई को सेटअप करने का पर्पस क्या था कि जो है बैंक नोट को इशू किया जाए और जो रिजर्व है वो मेंटेन किया गया जाए, तो इसी पर्पस से आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई में कौन कौन से एक्ट है, तो कई सारे एक्ट है, चैप्टर में वो डिवाइड है, 5 चैप्टर्स में इस तरह से डिवाइड है। ये सारे एक्ट, ये जो कि 5 चैप्टर्स में डिवाइड है, इनको भी हम देखेंगे। उसके साथ उसके अलावा जो है 2 अलग से शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, इसको हमने लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो एक्ट है, जैसे चैप्टर 1, तो उसमें 2 सेक्शन की बात की। पहले सेक्शन में आरबीआई के डेफिनेशन की बात की गई है, और ये जो आरबीआई का जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया में वैलिड है। उसके बाद सेक्शन 1 में की गई है। सेक्शन 2 में बात की गई है शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ एक्ट में इंक्लूड है, तो वो आपका सेक्शन 2 में उसको डिफाइन किया गया। चैप्टर 2 में आपका आ जाएगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई को किस तरह से स्टैब्लिश किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो है जो आरबीआई है उसका जो पर्पस है, जो करेंसी नोट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको मैनेज करना और बिजनेसेस को देखना, उसके ये सारे पर्पस के लिए उसको स्टैब्लिश किया गया है। कैपिटल ऑफ आरबीआई, और आरबीआई को जब स्टैब्लिश किया था तो 5 करोड़ की कैपिटल के साथ इसको स्टैब्लिश किया था। ये 1935 की बात है, और अभी के टाइम की बात करें तो उसकी पेड अप कैपिटल है 6741 करोड़। ये सेक्शन 4 में इसके बारे में बात की गई है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आरबीआई को जब स्टैब्लिश किया तो कितनी कैपिटल थी, 5 करोड़। इस तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट और सेंट्रल बोर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। इसमें एक आपका गवर्नर और बाकी के 4 जो है डिप्टी गवर्नर रहते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नर डिप्टी गवर्नर इसका जो चयन करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है। इसके अलावा 4 डायरेक्टर नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये अलग अलग फील्ड से होंगे। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर है ये परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं बैंक के, आरबीआई के। सेक्शन 9 में जो लोकल बोर्ड और जो मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड उसके बारे में बात की गई। जो लोकल बोर्ड का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, और दोबारा से एक बार के लिए फिर से वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए ये लोकल बोर्ड के जो मेंबर्स है अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो 4 साल एट ए टाइम, तो टोटल कितना हो गया, 8 साल। तो मैक्सिमम 8 साल के लिए जो है इसको अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन 11 में बात की गई रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर को या किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ इशू है, कुछ काम वो अच्छे से नहीं कर रहे। सेक्शन 13 में बात की गई मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है जिसमें गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, उनको साल में कम से कम 6 बार मीटिंग करनी है। ये भी एक क्वेश्चन है कि हर साल में कम से कम 6 बार मीटिंग करनी है, मिनिमम है। और हर क्वार्टर में कम से कम एक बार मीटिंग जरूर करनी है। ये इसका एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। बिजनेस परमिटेड टू बी कंडक्ट बाय आरबीआई। आरबीआई क्या क्या काम कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जो है डिपॉजिट ले सकता है विदाउट इंटरेस्ट। और क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करना, सेल करना, या मनी एज अ डिपॉजिट रिपेमेंट विद इंटरेस्ट। बैंकों के साथ जो होता है ना, बैंकों का डिपॉजिट लेता है बैंक रिवर्स रेपो रेट के तौर पे, तो वो सब यहाँ पे बात की गई है। वैलिडिटी ऑफ लोन नॉट टू बी क्वेश्चन। अगर आरबीआई चाहे तो गवर्नमेंट या कहीं पे भी लोन देना चाहे दे सकता है, और उसको कोई किस टाइप का क्वेश्चन नहीं कह सकता। बिजनेस है आरबीआई कैन नॉट ट्रांसैक्ट। तो कौन कौन सा एक्टिविटी नहीं कर सकता, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में या कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, कोई भी लोन मॉर्गेज या सिक्योरिटीज के तौर पे नहीं दे सकता। और ये सब जो एक्टिविटी है ये नहीं, नो में आ जाएगा। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस का बात चैप्टर 3 में बात किया गया। तो इसमें सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस मतलब जो आरबीआई है जो कि सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या काम कर सकता है। बैंकर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर्स की तरह काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बोरोइंग चाहिए, तो वो आरबीआई के थ्रू करता है। दूसरा जगह बैंक टू स्टेट गवर्नमेंट, तो एग्रीमेंट के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है सर्विसेज देता है। राइट टू इशू करेंसी नोट, तो सिर्फ सोल जो राइट है इंडिया में नोट इशू करने का वो आरबीआई के पास है और किसी के पास नहीं है। डेनोमिनेशन ऑफ करेंसी अलग अलग, एक 2 रुपए से शुरू होकर ऐसे करके 10,000 रुपए तक जाएगा। 2 रुपए से 10,000 रुपए तक जो है करेंसीज को इशू कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि कभी भी वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे किसी भी करेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकता है। एग्जांपल आपका 2017 में 500 और 1000 के नोट डिसकंटिन्यू किए गए थे, तो उसके बारे में जो पावर दी गई है वो सेक्शन 24 में उसको डिफाइन किया गया। और सेक्शन 26 में लीगल टेंडर है कि मतलब जो भी नोट्स इशू किया जाएगा तो लीगली उसको कहीं पे भी जो इंडिया में ऑल ओवर, तो उसमें जो अमाउंट मेंशन है तो वो लीगल टेंडर है, मतलब उसके बदले में हर जगह पेमेंट हो सकती है। री इशू ऑफ नोट नॉट टू बी डन, तो जो कोई नोट डिफेक्टिव होगा या सोल्ड होगा तो उस नोट को दोबारा से इशू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लॉस्ट, स्टोलन या इम्परफेक्ट नोट। तो कोई भी पर्सन उसका कोई भी लॉस्ट या स्टोलन या इम्परफेक्ट नोट्स के लिए गवर्नमेंट से या सॉरी आरबीआई से किसी तरह की रिकवरी के लिए नहीं बोल सकता। करेंसी नोट एग्जाम फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, तो जो नोट्स इशू करता था उसको किसी टाइप का स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता आरबीआई को। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द, तो जो सेंट्रल बोर्ड है आपका आरबीआई का जिसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उसको हटा सकती है।
असेट्स ऑफ इशू डिपार्टमेंट, तो उसके असेट्स में जो भी कॉइन होगा, गोल्ड कॉइन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी आरबीआई के पास होगा तो उसके असेट्स आ जाएंगे। लिक्विडिटी में जो भी करेंसी गवर्नमेंट के पास है, नोट्स इशू में, सर्कुलेशन में, तो वो सब उसकी लायबिलिटीज हो जाएगी। ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन है वो ये कर सकता है आरबीआई किसी भी ऑथराइज पर्सन के साथ। शेड्यूल बैंक टू कीप कैश रिजर्वेशन, तो जितने भी शेड्यूल बैंक है उनको सीआरआर आरबीआई के साथ रखना होता है। तो ये कहाँ डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया बैंकिंग रेगुलेशन, सॉरी ये डिफाइन किया गया आरबीआई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आरबीआई पढ़ रहे हैं। तो जो एसएलआर है वो हमारा जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया, सीआरआर को आरबीआई एक्ट में डिफाइन किया गया। ठीक है, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में हम आरबीआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट टू में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो सीआरआर है इसको भी यहाँ पे डिफाइन किया गया। इसके अलावा कलेक्शंस एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप आरबीआई से ले सकते हैं, और आरबीआई भी किसी भी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है बैंकों से मांग सकता है। कोई भी लोन दिया, किस अमाउंट का दिया, कौन सा बोरोवर है, क्या सिक्योरिटी दिया, तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन बैंक आरबीआई से ले सकता है। आरबीआई को इन्फॉर्मेशन बैंकों को देनी होगी। प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट, अगर कोई बैंक चाहे आरबीआई से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, और उसके लिए अगर आरबीआई चाहे तो फी चार्ज कर सकता है 25 रुपये तक का पर कस्टमर। और प्रोविजन रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ नॉन बैंकिंग, तो उसमें नॉन बैंकिंग की जो बात की गई है वो चैप्टर 3 के बी प्रोविजन में इसके बारे में बात की गई है। तो नॉन बैंकिंग वही है, ये कंपनी की तरह काम करती है, और ये जनता से डिपॉजिट इस पर्पज के लिए नहीं ले सकती कि वो लैंडिंग या एक्टिविटीज करेगी, तो वो सबका आपका नॉन बैंकिंग में आ जाएगा। फिर आपका चैप्टर थर्ड के सी में बात की गई है कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं वो डायरेक्टली जो डिपॉजिट नहीं ले सकती। फिर इसी के सेक्शन 3 के डी में बात की गई है डेरिवेटिव मनी मार्केट, उनको डिफाइन किया गया। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, जो फ्यूचर में अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं। कई सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो आपको किसी भी टाइप का जो रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क, फ्यूचर का जो भी रिस्क है, उससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और डेरिवेटिव कौन सा इंस्ट्रूमेंट है विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स, तो ये हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं कि इसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, और हमारे को कई तरह के अंडरलाइंग असेट्स होते हैं जो कि हमारे को डिराइव, इसकी जो वैल्यू है डिराइव की जाती है अंडरलाइंग असेट से। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फ्यूचर ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपका डेरिवेटिव का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 45 में। ऐसे सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको भी इसी सेक्शन में डिफाइन किया गया। जॉइंट मैकेनिज्म चैप्टर 3 के ई में बात की गई है। मान लीजिए कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे आरबीआई और किसी और रेगुलेटर का भी कंट्रोल होगा, तो दो कंट्रोल होंगे तो कैसे काम करेगा, उस जॉइंट मैकेनिज्म का जो सॉल्यूशन है उसको 45 बार में बोला गया है कि इसके लिए जॉइंट कमेटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। जॉइंट कमेटी में गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पेंशन फंड, तो सभी के मेंबर, सभी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो उन सभी के द्वारा जो है डिसीजन लिया जाएगा जॉइंट कमेटी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी को 45 जेड से लेकर 45 जेडओ में डिफाइन किया गया है। और इसके साथ जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसके बारे में भी जो है बात की गई है यहीं पे। तो मॉनेटरी पॉलिसी की क्या कमेटी है, कौन कौन उसका मेंबर होगा, टर्म्स कंडीशंस क्या रहेगी मेंबर्स के अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, और कितना टेन्योर होगा, कितने बार वो साल में मीटिंग करेंगे, तो इन सब की बात वहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 है, इसमें भी कुछ सेक्शंस की बात की गई है। चैप्टर 4 में 48 से 48, 49, 59 तीन सेक्शंस की यहाँ पे बात की। 48 में जो है आरबीआई का जो भी इनकम है उसको कोई भी टैक्स या सुपर टैक्स नहीं पे करना। और सेक्शन 49 में बात की गई है पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट, तो आरबीआई आपको मालूम है बैंक रेट टाइम टू टाइम जो है अनाउंस करता है, तो उसकी बात 49 में की गई है। 59 में लिक्विडेशन की बात की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई का लिक्विडेशन कर सकती है। पेनल्टीज की बात की है चैप्टर 5, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत शेयर करोगे, कोई रिकॉर्ड अच्छे से नहीं रखोगे बैंक या इन सब का, तो कोई भी पर्सन भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल एंटिटी, तो उन सब पे पेनल्टी की बात की गई है। ये आपका नॉर्मल फाइन भी हो सकता है और आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, जो कि मैक्सिमम 3 ईयर्स तक जाएगा। ये हमने सभी चैप्टर्स की बात की। उसके बाद दो शेड्यूल थे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 1 में कुछ डिटेल होगी कि कंट्रीज के कौन से टेरिटरी है, उसके हिसाब से शेड्यूल 1 होगा। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में आपका वेस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न है, और नॉर्थ है और साउथ है, ये 4 एरियाज थे। तो वेस्टर्न में आपका जो वेस्ट स्टेट में है, गोवा, गुजरात, ये सब आ जाएगा। और जो शेड्यूल 2 में इसके बारे में बात की गई थी, शेड्यूल 2 आ जाएगा कंटेन्स द नेम ऑफ डिफरेंट बैंक विच आरबीआई हैज अप्रूव। तो आरबीआई ने शेड्यूल बैंक के तौर पर जिनको अपॉइंट किया वो आपका शेड्यूल 2 में आ जाएगा। इसके साथ ये हो गया। पार्ट 2 को हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।